नमस्कार बच्चों। पृथ्वीराज रासों में भाव प्रधानता की अपेक्षा वर्णनात्मकता अधिक है। इस संदर्भ में आज हम चर्चा करते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की आदिकालीन महत्वपूर्ण कृति है। उसमें जहाँ महाकाव्य के सभी लक्षण विद्यमान हैं, वहीं कला, संस्कृति, धर्म और नीति के विचार से भी वह भारतीय परंपरा की बेजोड़ कड़ी है। इसके महाकवि चंद्रवरदाई ने दिल्ली के अंतिम नरेश पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र को इसका प्रतिपाद्य बनाया है। पृथ्वीराज चौहान इस प्रकार एक साथ इतिहास पुरुष भी हैं और कविता का प्रधान नायक भी। अतः रासों में इतिहास और कवि कल्पना का भक्ति कांचन संयोग दर्शनीय है। यूँ तो प्रत्येक महाकवि अपनी प्रबंध संरचना के लिए कहीं न कहीं से विषय का चयन करता ही है, परंतु इतिहास से संग्रहित विषय में उसमें संबंधित प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं तथा काल संकेतों की अवहेलना करना उसके लिए संभव नहीं होता। और यही कारण है कि इस प्रकार के कथा काव्यों में वर्णनात्मकता ऐतिहासिक सत्य की रक्षा के कारण कथानक से अलग नहीं हो पाती है। फिर कुशल और सुधी साहित्यकार इतिहास का यथावत अनुकरण भी नहीं करता। काव्य कविता की अपनी सीमाएं और गरिमाएं हैं। ऐतिहासिक सत्य को वह अपने ढंग से आलंकारिक रूप में संजोने का प्रयास करता है तथा कथानक के बीच बीच में अनेक ऐसे भाव प्रेरित प्रसंगों की उद्भावना करता है जो कल्पना प्रसूत होने पर भी कथानायक के गुणों और कथानक की सत्यता में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं होने देता। इस दृष्टिकोण से रासोकार की कथा नियोजक तथा कथाशिल्प प्रयत्न अलग ही आकर्षक और महत्व का है। इसीलिए यह कहना सर्वथा अनुपयुक्त नहीं होगा कि पृथ्वीराज रासों में भाव प्रधानता की अपेक्षा वर्णनात्मकता अधिक है। पृथ्वीराज रासों में नगर वर्णन, विवाह, ज्योनार वर्णन, उत्सव वर्णन, व्यूह वर्णन, अवतारों की कथाओं का वर्णन, तीर्थ आदि का वर्णन, अनेक ऐसे ही स्थल हैं जिनमें स्थूलता, इतिवृत्तात्मकता तथा नाम परिगणन शैली का अनुकरण किया गया है। और इनमें अधिकांश ऐसे स्थल हैं जहाँ सहृदय की रसानुभूति में व्याघात भी होता है। लेकिन भारतीय संस्कृति के स्वरूप को उजागर करने के लिए ये स्थल इतिहास के साथ साथ और भी अधिक मूल्यवान बन जाते हैं। रासोकार जिन परिस्थितियों में अपने महाकाव्य की संरचना कर रहा है, उनमें विदेशी मुसलमानों के भारत प्रवेश से भारतीय कला और संस्कृति का लोप न हो जाए, इसके लिए ये कालांश महत्वपूर्ण है। इसी दृष्टि से कहीं कहीं तो धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजनीति शास्त्र, योग विद्या, मंत्र विद्या आदि पर भी परिपूर्ण संकेत किए गए हैं। महाकाव्य के कलेक्टर को सर्वांग और समग्र बनाने की दृष्टि से इन सभी विषयों को रासोकार ने संजोया है। निदान पृथ्वीराज रासो असामान्य और बेजोड़ महाकाव्य है। उसके महाकवि की दृष्टि बड़ी व्यापक और सूक्ष्म है। इतने विषयों का समाहित कर कथा का अंग बनाने में एक ओर वह भारतीयता की गौरव गाथा गाना चाहता है और दूसरी ओर अपने चरित नायक तथा आश्रयदाता के अतुलनीय व्यक्तित्व को भी उभारता है। रासो काव्य शैली का यह सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है जो संस्कृत प्राकृत की पौराणिक शैली को ग्रहण करके भी अपभ्रंश की कथा काव्य प्रणयन की रोमांचक शैली और चरित काव्यों की वर्णन शैली के साथ साथ लोक साहित्य पद्धति को भी अपने कथा शिल्प में समाहित करता है। इस प्रकार विभिन्न शैलियों के समायोजन से इस महाकाव्य का कलेवर जहाँ विस्तार पा गया है, वहाँ वर्णनात्मक स्थलों की नीरसता का भी परिहार बहुत कुछ होता गया है।
निम्न जौनार वर्णन में विविध मिठाइयों तथा व्यंजनों का परिगणन भारतीय संस्कृति का परिचय ही कराता है। विवाह में आज भी इस प्रकार की व्यवस्था देखी जा सकती है। पूप अनूप परुष पुनि पूरी पुष्प पूरी मेल, ललित चुलई ले चले ऊंच रति विधि मेल। भरी पीठ भीतर लोन सिवाई, कचौरियों मेल चले दुजराई। सुतेवर घेवर पैसल पागी, लसें चख फेरी गई उर आगी। ज्वेलिन जेब कहें कवि कौन, महा मधु माह मिटावन मौन। युद्ध के अनेक स्थलों की वर्णनात्मकता रस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यद्यपि वहाँ अत्युक्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों से कुछ अस्वाभाविकता अवश्य आ गई है, परंतु कविता भी तो है। अपने आश्रयदाता की गुणगाथा के लिए यदि अनुचित नहीं है। करी चीह चिक्कार करी कलप भग्गो, मंद तंजिए लाज उमंग मंगे। दौरी गज अंध चहुआन केरो, पेरिय गिर दर्द चाहियो चक फेरो। हमारा आशय यह कदापि नहीं है कि रासों में नीरसता उत्पन्न करने वाले वर्णन ही नहीं हैं, लेकिन कथा विस्तार के कारण ऐसी ही स्थिति बनी है। राजप्रसादों का वर्णन, ज्योतिष का वर्णन, अवतारों की कथा, बाग बगीचों का वर्णन, अनेक ऐसे अंश अवश्य हैं। पेड़ पौधों का वर्णन और भी कई स्थल ऐसे खोजे जा सकते हैं, जैसे किंतु कथा काव्यों की शैली में अनेक कथानक रूढ़ियों के विविध प्रयोग और प्रसंग सचमुच सरोकार का भाव प्रबलता के ही परिचायक हैं। यथा कन्नौज में संयोगिता के महल के नीचे पृथ्वीराज का तालाब की मछलियों को चुबा डालना और ऊपर झरोखे में से संयोगिता के साथ नेत्रों का मिलाना नायक नायिका के मिलन की पृष्ठ की भूमिका है। स्वयंवर के समय शिव मठ से उसका अपहरण करके ऐसी ही कथा रूढ़ी है। युद्ध में तंत्र मंत्रों का प्रयोग तथा कबंध युद्ध में अपनी वर्णात्मकता में भी बड़े रसपूर्ण तथा भावपरक हैं। कई कथमास और कर्नाटकी दासी का प्रसंग भी भावपूर्ण है, किंतु संयोगिता के विरह में पृथ्वीराज का आखेट में महलों के बाहर भटकना भी कम सार्थक नहीं है। वैवाहिक वर्णनों में लोक संस्कृति तथा रीति रिवाजों का बड़ा ही मधुर और सुंदर वर्णन हुआ है, जो कि सार्थक बन पड़ा है। नख सिख वर्णन में रोचकता और सरसता दोनों के दर्शन होते हैं। उनकी संपूर्णता भारतीयता की द्योतक है। सुल्तान गौरी द्वारा युद्ध में पराजित बंदी बनाए जाने तथा अंधे कराए जाने पर दारुण कष्टों का भोग करते हुए पृथ्वीराज की वेदना कितनी मर्मस्पर्शी है। परियो बंधन गजने मेच हथ विचारी, करी अप करतूति पित्थम। बंधे कान्ह काका चख पढ़ माड़े, बिना दोष पुंडिर के भ्रत काड़े। बरजंत चंद चलियो हूँ कन्नौज, तहाँ सूर सामंत करी थरी फौज। इस प्रकार के अनेक प्रसंग रासो स्थल में खोजे जा सकते हैं। इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासों में या तो इतिवृत्ति प्रधान वर्णात्मक अंशों का अभाव है और न भाव प्रबल अंशों की कमी। इतिहास की रक्षा तथा विकासशील परंपरा का महाकाव्य होने के कारण अनेक प्रसिद्ध अंशों के समावेश से यत्र तत्र नीरसता अवश्य आई है, किंतु भावात्मक प्रसंगों तथा कथानक रूढ़ियों के योग से उद्भूत प्रसंगों से रसानुभूति का योग सचमुच द्विगुणित स्थलों का अभाव है, युक्तिसंगत नहीं है। पृथ्वीराज रासो अपने युग का भारतीय कला और संस्कृति का उन्नायक महाकाव्य है। उसमें महाकवि के बहुआयामी व्यक्तित्व का परिचय मिलता है।
इतिहास की घटनाओं का सांगोपांग न सही, जितना भी वर्णन है वह अपनी सीमा में बड़ा ही परिपूर्ण और महिमा मंडित है। रासोकार की रसिकता बेजोड़ है तो उसमें संयम की अभूतपूर्व क्षमता है और ऐतिहासिक तथ्यों को बनाए रखने तथा उन्हें कविता में गूंथने की अतुलनीय गरिमा इसमें है। इस प्रकार रासो वर्णनात्मकता और भावात्मक दोनों ही दृष्टियों से एक सफलतम काव्य कृति है।